गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। अच्छा, कंडीशन क्या है सर? तो ये कंडीशन ये है ना कि मैंने आप सबको साइंस में कितना टॉप 110 क्वेश्चन लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय यानी 2 नंबर और 5 नंबर वाले दोनों मिला करके टोटल 110 क्वेश्चन करवा रहे थे। कितना करवा रहे थे? 110 क्वेश्चन। और 110 में ही 100 का 100% मामला फंसी। और आज हमारा इसका कैमा क्लास है सर, तो दूसरा क्लास है, ठीक है ना। और पिछले क्लास में हमने टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया था सर। और आज की क्लास में भी हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन आप सब ने जो इतना प्यार दे रहे हैं इस क्लास को, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद सर, क्योंकि आप सब ने और आप सब की वजह से ये प्यार मिलता है सर। और उम्मीद करता हूं किसी प्रकार से आप लोग प्यार भाई पे बनाए रखना। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना सर कि मेरा दायित्व क्या बनता है कि आपको 100% देना, और मेरा दायित्व ये बनता है कि आपको 100% देना। इसका कहने का सेंस ये है कि आपके एग्जाम में 100 का 110% पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ाएंगे, ये वादा करते हैं सर, ठीक है। ये आपके सामने मैं वादा करता हूं सर, कलम की क्रांति है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात है ना कि आज इसका हमारा दूसरा क्लास है और मैंने साइंस में टॉप 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, ठीक है। जो 400 से बाहर आएगा ही नहीं, जिसका ऑलरेडी 2 क्लास चल चुका है, तीसरा क्लास चलेगा। और मैथ में हमने 2 नंबर वाले टॉप 90 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि पिछले बार हमने 80 क्वेश्चन करवाया था। और ये साइंस में हमने 100 क्वेश्चन करवाया था, लेकिन दोनों में 10-10 क्वेश्चन और बढ़ा दिए। पता है क्यों? क्योंकि अब की बार कोरोना नहीं है सर, अब की बार क्या है? बोर्ड एग्जाम में टॉपर होना, ठीक है ना। बस मेरा एक ही मकसद है सर, क्योंकि पिछला बार 482 हाईएस्ट था, सबका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ। लेकिन अब की बार मेरा टारगेट है सर कि 482 ही नहीं, 482 प्लस आना चाहिए, क्योंकि पिछला बार था 2022, अब की बार है 2023। तो पिछला बार 482, तो अब की बार कम से कम 482 प्लस सर, है ना। टॉप 10 में कम से कम फिर आना चाहिए, बस मेरा एक गो शौक है, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं शुरुआत सर। इससे पहले चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना। मन करे और दिल करे तो कर देना सर। क्लास अच्छा लगेगा तो जरूर बताना सर। चलिए आइए 6 नंबर को करता हूं शुरुआत। और सबसे पहली बात है ना सर कि कॉपी और कलम साइड में रख दो, ठीक है। और चुपचाप अपना दिल और दिमाग मेरे ऊपर रखना, मेरे ऊपर नहीं, ये इस पे रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का मैसेज आ गया हेलो, उन्हें मत चल जाना, ना तो मार के फाड़ देंगे, ठीक है। देखो कहता है ना सर कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। अब किसी का जवाब है कि ये सवाल को नहीं पूछेगा। कहता है ना सर क्या कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखे, ये सब 2 नंबरिया में पूछेगा, ठीक है। तो कहता है सर आखिर में विद्युत जनित्र है क्या? ये विद्युत जनित्र क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि किसी भी क्वेश्चन को मैं आपको उस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा कि आपके सीधे दिल और दिमाग में बसेगा, ठीक है। कहता है ना सर कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो विद्युत जनित है ना, ये जो विद्युत जनित्र है वो किस पे आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। तो विद्युत जनित्र किस पे आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। फिर बोलता है क्या कि विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत जनित्र द्वारा किसके द्वारा? तो विद्युत जनित्र द्वारा क्या उत्पन्न करने के लिए? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। फिर से मेरी बात को सुनने का कोशिश कीजिएगा। हमको ऐसा लगा ना कि ये चीज आपके दिल और दिमाग में नहीं गया, लेकिन संदीप कुमार नाम है, ठीक है ना। खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे मैथो साइंस को। देखो तभी तो कहोगे, पता है क्या? नहीं गाएंगे, पहले सुन लो। कहता है सर विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत जनित्र किस पे आधारित है? तो मेरे साथ बोलना, दिल से बोलना, सिर्फ प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना कि विद्युत जनित्र जो है वो किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। तो पहला बात हमने क्या सीखा कि विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय
प्रेरण पे आधारित है। एक बार बोलो जय इंडिया, है ना सर। अब इसके आगे आना, फिर कहता है विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए, किसके द्वारा? विद्युत जनित्र के द्वारा। क्या उत्पन्न करने के लिए? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। फिर से एक बार मेरी बातों को सोचने का कोशिश कीजिएगा दिल और दिमाग से, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है ना। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। हमने ये बोल रहा था, तुम तो सुन लिया होगा गाना, लेकिन हमने गाना नहीं गा रहा था सर, हमने आपको बोल रहा था कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। हमने क्या बोला कि विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। यहां तक मामला फिट, आगे वाला पॉइंट भी होगा मामला फिट। देखो कैसे होता है सर। फिर आगे क्या है कि विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यहां तक एकदम मामला फिट हो गया सर, एकदम दिल से हो गया होगा और दिमाग से हो गया होगा और खून में दौड़ा दौड़ा के मार देंगे। देखो तो एक बार मेरे साथ बोलना, सब कोई बोलना कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो क्या क्या लिखना है हमको कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। यहां तक एकदम ठीक हो गया। अब आगे वाला पॉइंट बोलना, विद्युत जनित्र द्वारा क्या उत्पन्न, बोलो कस के बोलो, जहां पे बैठे हो वहीं पे बोलना, चाहे बाथरूम में कहा ना बैठे हो, लेकिन वहीं से बोलना कि विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए किसका? आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या बोला आपको सर कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। तो अब की बार हम पता है क्या लाए सर आपके लिए 5 नंबर। ये कै नंबर? 5 नंबर या में पूछता है सर। हाँ, बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सबसे ज्यादा भयानक क्वेश्चन है। आपके लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी कब आएगा? जब आपको जॉब लग जाएगा। कितना लोग सोच रहा होगा सर हमारा जिंदगी में तो खुशी तब आएगा जब हमारा शादी हो जाएगा। बकलूला, जिंदगी का सबसे कष्टदायक उसी टाइम होता है सर, ठीक है। सबसे खुशी तब आएगा जब तुम 2 रुपया कमा करके अपनी माँ के आंचल में दोगे ना सर, तो जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी वहां पे है, ठीक है। चलो आ जाओ, बाकी फिर आगे हम बकते रहते हैं। आओ, कहता है सर लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। ये सबसे पहले ये लैंगिक क्या है और ये अलैंगिक जनन क्या है, ये 2 बात मैं आपसे पूछता हूं सर। लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या है? अगर जो लोग जानते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में एस लिख के, बस एस लिखना, मैं समझ जाऊंगा। इसके बाद इस पे एगो क्वेश्चन दूंगा, जो लोग एस लिखेगा लास्ट में दूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला सर कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अब तू कहेगा सर पहले ये बताओ ना कि लैंगिक की होता है, तो अंतर बताएंगे तो पते नहीं चल जाएगा। बोला लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। 5 नंबर का मामला है सर, 1-2 नंबर का मामला नहीं है, 5 नंबरिया का मामला है। हाँ, कहता है ना सर कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्न अंतर है। कितना अंतर है? निम्न अंतर है, मतलब इतना अंतर है कि हम बता नहीं सकते हैं। यही बोला कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में बहुत सारे अंतर है, और ये वाला अंतर तुमको किताब में ना मतलब नहीं मिलेगा इस टाइप का सर, क्योंकि किताब में इतना टेढ़ कुबड़ लिखले रहेगा ना कि तुमको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है।
आ जाओ। कहता है सर क्या एक साइड लैंगिक लिखना है, एक साइड अलैंगिक लिखना है, ठीक है। लैंगिक में क्या लिखना है कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? तो दो जनक। किस में? लैंगिक में। अच्छा, लैंगिक में कितने जनक भाग लेते हैं? तो दो जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक में कितने जनक भाग लेते हैं? तो इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, ठीक है। तो लैंगिक में दो जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक में एक जनक भाग लेते हैं। लैंगिक में दो जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक में एक जनक भाग लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है सर? इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है। अरे बीरू भाई लब्बाई, अब सबसे महंगा पॉइंट है। कहता है सर ये अर्धसूत्री क्या होता है? देखो ना रे बीरू भाई। और जो भी लोग सर चैनल पे नए हैं तो शिद्दत से एक बार मैं अपना 100% देता हूं, तो आप भी हमको 100% दीजिए। बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूं सर, बाकी मैं कुछ भी नहीं मांगता हूं, क्योंकि इतनी शिद्दत से और इतना बेहतरीन कंटेंट और आपने जिस प्रकार से प्यार दे रहा है सर भाई को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्यार को और ऊपर लेवल तक लेकर के जाए। तो आप सभी को दिल से सर धन्यवाद देता हूं बार बार, क्योंकि आप सबने बहुत प्यार दे रहे हैं सर। आइए, पिछले बार से इस बार ज्यादा प्यार मिल रहा है सर, क्योंकि पिछले बार से इस बार बेहतर रिजल्ट करना है, ठीक है। आ जाओ। कहता है सर क्या इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है, तो किसमें? लैंगिक जनन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? तो लैंगिक जनन में होता है। ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। हाँ, तो यही बोला सर कि इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें समसूत्री असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो लैंगिक में केवल अर्धसूत्री, अलैंगिक में समसूत्री असूत्री दोनों विभाजन होता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन में सिर्फ अर्धसूत्री, अलैंगिक जनन में समसूत्री और असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। आ जाओ। तो मैंने पहला क्या बोला सर कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। लैंगिक में क्या है फिर कि इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें समसूत्री और असूत्री विभाजन होता है। आ जाना। अगला पॉइंट क्या कहता है रे बीड़ू भाई? कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ। देखो अगला क्या कहता है? अगला कहता है तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। बोर्ड एग्जाम में फेल होके आओगे ना तो दुनिया पताल का चेहरा दिखेगा कि कब सुसाइड कर ले, ठीक है। इसीलिए कहते हैं शिद्दत से पढ़ो, और जिंदगी में कुछ अच्छा करना है सर तो शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा सर। सबसे पहले माँ सरस्वती विद्या की जरूरत होती है। जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले विद्या की जरूरत होती है सर, और वो ग्रहण करना पड़ेगा, तभी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे सर। विद्या का मतलब होता है सिर्फ विद्युत का परिभाषा याद नहीं कर रहा है, मतलब जिंदगी का कोई भी काम करोगे ना सर तो माँ सरस्वती आप पे सवार रहेगी, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि माँ सरस्वती सिर्फ विद्या में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना सर। कहाँ कहाँ पाया जाता है सब बताएंगे। आ जाओ। 3 नंबर में क्या बोलता है सर लैंगिक जनन में कि इसमें अगुणित युग्मों के मिलन से द्विगुणित युग्नज बनता है। अच्छा देखो फिर से बोलना, इतना बायोलॉजी का इतना टेढ़ शब्द होता है ना हिंदी में कि बता नहीं सकते हैं। कहता है इसमें अगुणित युग्मों है ना, अगुणित युग्मों के मिलन से, अगुणित युग्मों के मिलन से, युग्मों के मिलन से, युग्मों है ये, ठीक है ना, युग्मों के मिलन से द्विगुणित युग्म नज बनाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला सर कि इसमें अगुणित युग्मों के मिलन से, इसमें क्या बोला हमने? इसमें बोले हैं कि इसमें लैंगिक में इसमें अगुणित युग्मों के मिलन से, अगुणित युग्मों के मिलन से द्विगुणित युग्म नज बनाता है। मैंने फिर से बोला, एक बार फिर से आना, ये युग्मो है, ठीक है, ये युग्मो है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला, लैंगिक जनन में हमने क्या बोला कि इसमें अगुणित युग्मों के मिलन से, किसके मिलन से? तो अगुणित युग्मों के मिलन से क्या बनाता है? तो द्विगुणित युग्म नज बनाता है, द्विगुणित युग्म नज बनाता है, द्विगुणित युग्म नज बनाता है। क्या बनाता है सर? द्विगुणित युग्म नज बनाता है। तो फिर से एक बार मेरे साथ आना, इसमें अगुणित युग्मों के मिलन से, अगुणित युग्मों के मिलन से
द्विगुणित युग्म नज बनाता है। तो अगुणित युग्मों के मिलन से द्विगुणित युग्म नज बनाता है, द्विगुणित युग्म नज बनाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। 3 नंबर में आइएगा, इसमें युग्म नज नहीं बनाता है सर, इसमें युग्म नज नहीं बनाता है, ठीक है, इसमें युग्म नज नहीं बनाता है। कहता है इसमें युग्म नज बनाता है लेकिन इसमें युग्म नज नहीं बनाता। अच्छा आप देखिए, आपको मन करेगा ना रे मास्टर बा, हम कहेंगे कि हमला से इच्छा ना होई, हम कहेंगे क्या हुई? तो सिर्फ शादी हुई, ऐसे ना होता है, पढ़ना लिखना पहले पड़ेगा। हाँ देखो, अगर आपको लगता है ना सर कि गुरुजी हमको ये पूरा नहीं लिखना है, तो आपको शॉर्ट तरीका, इसमें आप सिर्फ लिख दीजिएगा ना कि इसमें युग्म नज बनाता है, इसमें युग्म नज बनाता है, ठीक है, बस आप इतना लिख दीजिएगा, इसमें युग्म नज बनाता है। लेकिन हमने आपको, क्योंकि सर टॉपर करने के लिए सही कंटेंट देना पड़ता है, और सही कंटेंट देने के लिए मेहनत करना पड़ता है सर, और हमने जितना मेहनत करता हूं इस क्वेश्चन को बनाने में, उससे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा टॉपर होने के लिए सर, ठीक है। अरे घर का टॉपर बनो ना रे भाई, हम सबको थोड़ा कह रहे कि सब बिहार टॉपर तू सब बनेगा, नहीं, कोई घर का टॉपर बनो, कोई डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनो, कोई कॉलेज का टॉपर, स्कूल का टॉपर बनो, कोई प्रखंड का टॉपर बनो, कोई अपने गाँव का टॉपर बनो, कोई कोचिंग का टॉपर बनो, लेकिन टॉपर बनो। बस मेरा एक ही सिद्धांत है सर कि टॉपर बनो। आ जाओ, अब देखो, तो मैं अगर ये सब नहीं लिखना चाहते तो आप इसमें इतना भी लिख सकते हैं कि इसमें युग्म नज बनाता है, इसमें युग्म नज नहीं बनाता है, ठीक है। देखो, इसमें अगुणित युग्मों के मिलन से, इसमें अगुणित युग्मों के मिलन से द्विगुणित युग्म नज बनाता है, ठीक है, इसमें नहीं बनाता। देखो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सर डिफिनेशन के ऊपर, क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा, ठीक है, और हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं सर, ये आपको मैंने क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवा रहा हूं, और उस ढंग से मुलाकात करवा रहा हूं कि आपके दिल और दिमाग में, धड़कन में सिर्फ इसका ही नाम रहेगा, और जिनका नाम पहले आता होगा आपको धड़कन में, उसका नाम खत्म हो जाएगा सर दिल की धड़कन से। हाँ, तो उनको मत बताइएगा वरना वो हमको गरियाएंगे। देखिए कहता है सर क्या, 4 नंबर में आइएगा, इसमें युग्म नज से नए जीव का विकास होता है, इसमें, क्योंकि इसमें युग्म नज बनाता है तो इसमें युग्म नज से नए जीव का विकास होता है, ठीक है, इसमें युग्म नज बनाता है, युग्म नज बनाता है तो युग्म नज से नए जीव का विकास होता है, ठीक है ना। तो इसमें लैंगिक जनन में युग्म नज से नए जीव का विकास होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में इसमें पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का विकास होता है, इसमें भी नया जीव का विकास होता है, लेकिन युग्म नज से नहीं, क्योंकि इसमें युग्म नज होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें युग्म नज बनाता ही नहीं है, इसमें युग्म नज नहीं बनाता, लेकिन इसमें युग्म नज बनाता है ना, इसीलिए इसमें युग्म नज से नए जीव का विकास होता है, लेकिन इसमें पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का विकास होता है। इसमें किससे? पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का विकास होता है, पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का विकास होता है। मैंने आपको क्या बोला कि इसमें युग्म नज से नए जीव का विकास होता है, लेकिन इसमें पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का विकास होता है 5वां नंबर में, क्योंकि 5 नंबर क्या आएगा तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर ये 2 नंबर या मैं पूछ दिया तो 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, समझ रहा हूँ मेरे बात को रे विनोद? हाँ समझना, वरना भेज देंगे खोपचा में। हाँ, गंगा नहाने जाना है कि खोपचा में जाना है, तो कहेगा गुरु जी हमको तो गंगा नहाने जाना है। हाँ, तो गंगा नहाने जाना है तो शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, और खोपचा में जाना है तो कुछ नहीं, एकदम चुपचाप बैठे, हम खोपचे में भेज देंगे के बार। देखो इधर कहता सर क्या कि केवल बीज वाले पौधे में ही लैंगिक जनन होता है। देखो जिस पौधा में बीज होता है, जैसे सेव काटा है, एप्पल में काट के दिखा दो, देखो मेरे पास एप्पल है, अरे यार मैं एप्पल बहुत खाता हूँ। कंडीशन ये है ना कि ये जो सेव है ना, ये मेरे पास लगभग देखो ये सेव जो है ना सर, मेरे पास लगभग 8 से 10 दिन से, मेरा तबीयत जब खराब हुआ था ना तभी से ये सेव मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो इसमें बीज होता है, देखो इसमें बीज होता है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखो इसमें बिच्चा है ना, देखो ये बिच्चा है तो ये बीज होता है, ठीक है। सेव थोड़ा सा मरुआल था, ऐसा मत सोचना। तो यही बोला है सर कि जिस पौधे में बीज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये बोला है सर कि केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन होते हैं, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, ये सब में क्या होता है सर? बीज होता है, इसीलिए इसमें लैंगिक जनन होता है, इसीलिए इसमें लैंगिक जनन होता है, इसीलिए इसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है सर।
आ जाना। अच्छा अब सोचो मैंने आपको क्या बोला कि जिसमें बीज होगा वही लैंगिक जनन होगा, और जिसमें बीज नहीं होगा वो क्या होगा रे बीड़ू भाई, तो वो अलैंगिक जनन होगा। क्या होगा सर? अलैंगिक जनन होगा। तो यही मैंने बोला कि केवल बीज वाले पौधों में लैंगिक जनन होता है, लेकिन बिना बीज वाले पौधों में, जैसे गुलाब, 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 अंगूर, केले आदि, केले आदि इस प्रकार के फल में अलैंगिक जनन संभव है। देखो जिसमें बीज नहीं होता, जिसमें बिच्चा नहीं होता है, वो अलैंगिक जनन संभव है, ठीक है ना। जिसमें बिच्चा नहीं होता वैसे पौधों या फल में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन जिसमें बीज होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ आना सर, शिद्दत से आना, प्यार से आना, ठीक है। मैंने बोला लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। पहला मैंने क्या बोला, इसमें 2 जनक होते हैं। लैंगिक में कितने जनक? मेरे साथ बोलना रे बीड़ू भाई, वरना समझ गया नु, वरना शादी नहीं होगा। बोलो जल्दी इसमें 2 जनक होता है। इसमें कितने जनक होता है? जल्दी बोलो। 1 होता है। जहां पे बैठे हो वहीं पे बोलना। अच्छा इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? आसूत्री समसूत्री। इसमें क्या होता है? आसूत्री समसूत्री, ठीक है। अगला मैंने क्या बोला, इसमें अगुणित युग्मों के, ये युग्मों है, ठीक है ना। अगुणित युग्मों के मिलन से द्विगुणित युग्म जनक बनता है, ठीक है ना। इसमें युग्म जनक बनता है, बस इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पूरा लिखना है तो आप ये बात को लिख सकते हैं कि इसमें अगुणित युग्मों के मिलन से द्विगुणित युग्म नज बनता है, इसमें युग्म नज नहीं बनता है। मैंने अगला क्या बोला कि इसमें युग्म नज से नए जीव का विकास होता है। इसमें जो है युग्म नज बनता है, इसीलिए युग्म नज के सहायता से नए जीव का विकास होता है, लेकिन इसमें पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का विकास होता है। इसमें पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का विकास होता है। अगला मैंने क्या लिखा कि केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन संभव है। बीज वाले पौधों में लैंगिक, और जिसमें बीज नहीं रहेगा वो अलैंगिक। चलो अगला मैं आपको कहना चाहता हूं सर, क्या अगला सवाल जो है वो भी बायोलॉजी का है। आज तो हमको बायोलॉजी से प्यार हो गया सर, वाह वाह। क्योंकि आपको प्यार कौन कराता है? बायोलॉजी। हाँ, अट्रैक्शन कौन देता है? फिजिक्स। हाँ, रिपल्सन कौन करता है? फिजिक्स। हाँ, इसीलिए कहा जाता है सर रियल लाइफ इज साइंस, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्या बोलता है कि विद्युत, ये तो हो गया था ना सर, कहाँ पे हम लोग थे? ये है था, ये देखिए क्या है, हरे पौधों में उत्पाद क्यों होता है? अच्छा देखो, उत्पाद मतलब होता है ना सर कि हमें मतलब कोई चीज देना, ठीक है ना, उत्पादन करना, बस इसका मतलब यही समझना, ठीक है। क्या बोला हमें कि हरे पौधों में उत्पाद क्यों होता है? अच्छा ये बड़ा मतलब मजेदार चीज है ना। हरे पौधों में उत्पाद क्यों होता है? पता नहीं क्यों होता है। हाँ, क्योंकि हरे पौधे जो है सर ये फल देते हैं, अनाज देते हैं, हर चीज देते हैं जिससे हम लोग क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। इसलिए कहा जाता है सर हरे पौधे हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना सर। तो हरे पौधे हैं तभी हम लोग जीवित हैं। हरे पौधे नहीं रहेगा तो हम लोग भी चले जाएंगे खोपचे में, ठीक है। इसका मतलब अब से ये मत समझना कि मास्टर बोलता है खोपचा में, तो खोपचा का मतलब मैंने आपको एक ही बार बोला था कि जो एक बार चल जाएगा खोपचा में वो कभी निकल नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ये सर कि हरे पौधे के ही कारण हम लोग जीवित हैं। क्यों? क्योंकि हरे पौधे जो है सर वो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो वो हरे पौधे ऑक्सीजन हम लोग को देता है इसके बदले, ठीक है ना सर। तो ये हरे पौधे जो है हम लोग के जस्ट अपोजिट काम करता है सर, है ना। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन देता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है सर, ठीक है ना। तो यही बात है, हमसे क्या बोला कि हरे पौधों को उत्पाद क्यों कहा जाता है? तो हरे पौधों के एक नया नाम हुआ जिसका नाम है उत्पाद। उत्पाद मतलब उत्पादन करना, ठीक है ना, फैक्ट्री की तरह समझना, ये होता है। आ जाओ, कहता है ना हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवण तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए भोज पदार्थ का निर्माण करता है। भोज्य पदार्थ का निर्माण, ये भोजन नहीं होगा सर, ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। अच्छा, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये क्या है सर? ये भोज्य, ये आ कर दो, ठीक है ना, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। इसीलिए हरे पौधों को उत्पाद कहते हैं। मेरा बात नहीं समझा? देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर कि यारों की मोहब्बत आरों से होती नहीं है, ठीक है ना, मैंने ये बोला नहीं। हमने बोला कि हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड
पहला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है रे मोहतरमा जल, अच्छा तीसरा क्या है रे बिड़ू भाई हरित लवण, तीसरा चौथा क्या है रे तो सूरज के प्रकाश में सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन और दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे नहीं समझा, हरे पौधे जो है सर वो अपना भोजन तो बनाता ही है और हरे पौधे के ही कारण हम लोग अनाज उत्पन्न करते हैं, सेब होता है, फल होता है, जितने भी सब्जियां वगैरह हरे पौधे तभी तो संभव है सर। अगर हरे पौधे नहीं रहेगा तो हम लोग चले जाएंगे खोपचे में, ठीक है ना। तो मैंने यही बोला आपको कि हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवण तथा सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन, देखो अपना भोजन या दूसरे जीवों का भोजन तभी बन सकता है जब सूरज की प्रकाश उस पर पड़ेगा। अगर सूरज की प्रकाश के कारण अगर हमारे मतलब पौधे पे इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम लोग धान कभी भी उपजा सकते थे, गेहूं कभी भी उपजा सकते थे, मूंग मसूर चना का दाल ये सब कभी हम लोग उगा सकते थे। ऐसा नहीं होता है सर, ये एक मौसम होता है कि ये मौसम जैसे बरसात का मौसम आ गया तो उस टाइम सनलाइट जो सूरज की प्रकाश मिलती है वो बड़ा ही भयानक मिलता है सर। क्यों? क्योंकि उस टाइम में बारिश होता है तो हमारा अम्ल, पहले वर्षा जो होता है सर वो अम्ल की वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होता है। इसलिए कहा जाता है गांव में कि पहला वर्षा जो होता है, बरसात का पहला पानी जो पड़ता है वो पानी से नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि उसे हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा, वो ज्योग्राफी में पढ़ने का है। अम्लीय वर्षा जब शरीर पे पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम लोग कोई वो पानी में नहाने नहीं बोलता है। लेकिन जब पानी पड़ता है सर तो हम लोग का वातावरण शुद्ध हो जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण शुद्ध रूप में आता है। जब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पेड़ पौधे शुद्ध रूप से होगा, इसीलिए कहा जाता है कि बरसात के मौसम में सभी पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे को कहीं फल नहीं दिया ना वो हरा भरा दिखेगा। हाँ, बरसात के मौसम में, ये समझ गया ना? वहाँ समझ गया। इसलिए जो लड़का कुछ शादी हो जाएगा ना तो शादी वाला मौसम में देखेगा ना तो शादी के 1-2 महीना पहले तक ना खूब मारेगा, लपेस के क्रीम पाउडर रहे ना खूब उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि वो 1 दिन के लिए सुंदर दिखना चाहता है बेचारा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है सर कि बरसात के मौसम में जो होता है ना सूरज की प्रकाश बहुत अच्छा से मिलता है, सनलाइट, जिसके कारण पेड़ पौधे और अति सुंदर दिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो पेड़ पौधा हमेशा सुंदर दिखता है सर, क्योंकि प्रत्येक पौधे का अपना अपना सीजन होता है सर, ठीक है ना। आ जाओ, तभी तो कहता है रे सीजनली सेव खाओ ना, हाँ, फिर कहता है सीजनली आम खाओ ना। कहता है हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है जल, तीसरा क्या है हरित लवण तथा सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। भोज्य पदार्थ बोले जैसे चावल, गेहूं, आटा, अरे गेहूं से आटा बनता है रे बकलोला, हाँ, चावल, गेहूं, दाल दलहन में सब आ जाता है, ठीक है, अक्का मक्का चक्का सब आ जाता है सर, ठीक है, का निर्माण करता है। इसीलिए हरे पौधों को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है खनिज और एक्स को परिभाषित करें। कहता है खनिज क्या है सर और ये एक्स क्या है, तो खनिज और एक्स को परिभाषित करें। और एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो पीडीएफ है सर वो मैंने अपने हाथों से लिखा, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि दूसरा का परिभाषा, बुक का परिभाषा अगर मैं आपको दूंगा ना तो आपके खोपड़िया में नहीं घुसेगा, और जब खोपड़िया में नहीं घुसेगा तो मैथ साइंस आपके खून में कैसे दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। इसलिए मैंने खुद से लिखता हूं सर, ठीक है। और मेरा टाइपिंग जो है सर वो बहुत हेवी है अरे मेरा टाइपिंग है ये नहीं है सर, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में ना तुम इतने समझ लो ना कि हम कैसे सर सीख गए थे। अगर हमको उस टाइम परिस्थिति अगर हमको अच्छा रहता ना तो यूट्यूब पे कभी नहीं आते सर। इसलिए इंसान के जीवन में परिस्थिति बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। हाँ, जो इंसान के जीवन में परिस्थिति आया ही नहीं वो इंसान ही नहीं है सर। हमको लगता है दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है, मतलब दुनिया का मतलब ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके जीवन में परिस्थिति नहीं आया। हाँ, लेकिन पहली बात है कि जिसके जीवन में परिस्थिति आता है कुछ नया सीखता है। और बहुत सारे बकलोला ऐसे होता है जीवन में परिस्थिति आया आ जाएगा घर में सूत गया, चल गला खोपचे में। हाँ, जीवन में परिस्थिति आता तो परिस्थिति से लड़ो। जीवन में जब परिस्थिति आता है तो परिस्थिति से लड़ो, और वो परिस्थिति से जब तुम लड़ोगे ना तो इतना भयानक गिफ्ट तुमको देगा ना, वो गिफ्ट तुम्हें जिंदगी भर रहेगा सर, ठीक है। आ जाओ, कहता है ना खनिज, पहले कहता है खनिज और एक्स को परिभाषित करें, मतलब खनिज और एक्स दोनों का परिभाषा दे। कहता है भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से, कहां पे? भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है ना। कहां पे? तो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में। कहां पे? भूपर पट्टी में। किस रूप में? प्राकृतिक रूप में।
पाए जाने वाले तत्वों बोले या फिर यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, कहाँ? तो भूपर पट्टी में। किस रूप में? प्राकृतिक रूप में। पाए जाने वाले तत्वों या फिर, अरे बोलो ना जल्दी, यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो मैंने क्या बोला सर कि भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग, यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चलो फिर बोला एक्स क्या है? तो कहता है वो खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। मैंने क्या बोला सर कि वो खनिज से ही अयस्क बनता है। ठीक है, लेकिन बोला वो खनिज जिनसे, ये वाला नहीं है, जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। चलो, और एक बात और है सर, देखो जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया सर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना एक द रेट ऐसे नहीं लिखाता है, संदीप 7295। अरे भाई देखो मैंने बोला संदीप डबल ई है, ठीक है ना, डबल ई पी संदीप 7295 सर्च करना, मेरा आईडी खुल जाएगा। और मेरा सर कल जो 2 दिन से मेरा इंस्टा ना पता नहीं डिलीट हो गया था ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम से। ठीक है, मेरा आईडी, तो बहुत सारे बच्चे थे ऐसे थे जो मैसेज कर रहे थे सर कि इंस्टा क्या हुआ, इंस्टा आईडी क्या नहीं आ रहा है सर्च में। तो इंस्टा आईडी मेरा 2 दिन से इंस्टा से मतलब हट गया था, पता नहीं क्या कारण था। हमको लगा कि कोई मेरा आईडी को हैक कर लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब हमने यूट्यूब पे वीडियो को देखा कि ऐसा कैसे हो गया, तो मतलब अभी इंस्टा पे पता नहीं क्या चल रहा है सर, कभी कभी किसी का फॉलोवर बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का रीज़न हो रहा है। तो ये काम मेरे साथ हुआ था 31 तारीख को रात में ये घटना घटा था, और हमको 1 तारीख को कहीं जाना था। तो हम तो अब जब कहीं जा रहा है तो आदमी किसी का स्टेटस लगाया तो इंस्टे पे नू लगाएगा, अरे भाई इंस्टे खत्म हो जाएगा तो अगला आदमी सोचेगा कि मेरा स्टेटस लगेबे नहीं किया, क्योंकि किसी का बर्थडे था। ठीक है, तो सर इंस्टा जब डिलीट हो गया तो फिर वो वापस मेरा आ गया। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात यही है आना। आज मैंने सुबह में देखा तो वो आया हुआ था। धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएं। ठीक है, धोवन सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएं। पहला क्या है सर? पहला धोवन सोडा का उपयोग बता देते हैं। कहता है जल की कठोरता दूर करने में, जल की अगर कठोरता को दूर करना है तो धोवन सोडा का उपयोग कर लो। वाह, एकदम धर के मार देगा, फाड़ देगा। ठीक है, कहता है सर जल की कठोरता को दूर करने में। दूसरी बात क्या है? घरों की साफ सफाई में, जब घर साफ सफाई करोगे तो धोवन सोडा का तो उपयोग करवे नहीं करोगे रे भाई, और नहीं करोगे तो क्या गंदे कपड़ा को पहनोगे, गंदे घर को रखोगे? नहीं ना, घर को सफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है ना सर, तो यही बोला है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में और घरों की सफाई में बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है सर, वो बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब बेकिंग पाउडर बनाते हैं तब। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको लगता होगा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सेम है, ना रे बीड़ू भाई, ऐसा अगर तुमको लगता है तो तुमको बीवी और साले में भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, फर्क करना, न तो लतिया खाओगे। ठीक है, तो कहता है बेकिंग सोडा का उपयोग। तो पहला क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा क्या है सर? सोडा अम्ल अग्निशामक में। ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है ना सर, में किया जाता है। ये लिखना है लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आज मैंने आपके लिए मात्र 5 क्वेश्चन लाया था। 5 क्वेश्चन पिछले क्लास में कराए थे, 5 क्वेश्चन इसमें कराए, टोटल 10 क्वेश्चन हो गया। अब हमको कराना है टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन और बच गया। तो सर आज की क्लास में थोड़ी सी कम क्वेश्चन हुआ, इसलिए कम क्वेश्चन हुआ क्यों? क्योंकि हमने कल कहीं गए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए सर आज हम थोड़ा सा दिन में ज़्यादा देर तक सो गए, तो आप लोग के लिए हम क्वेश्चन टाइप कम कर पाए। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। थैंक यू, लव यू। और क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में कमेंट का धारा प्रवाह लगा देना। ठीक है, क्योंकि सबका कमेंट पढ़ते हैं लेकिन सबका रिप्लाई नहीं देते, वरना तू लोग बार बार और पूछेगा। ठीक है ना सर, तो चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो दम सब्सक्राइब तो करना बनता है सर, और अच्छा लगा तो कुछ कर देना, हम मना नहीं करेंगे। ठीक है, और नहीं अच्छा लगा तो भी कुछ कर देना, मना नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।